ये जो मनी मार्केट है वो मैक्सिमम 1 साल तक रहता है, और जो कैपिटल मार्केट है वो साल भर से ऊपर रहता है। दूसरा जो एक बड़ा इसमें डिफरेंस है वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मनी मार्केट में गायब रहते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में वो आपको मिलते हैं। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? जो आप स्टॉक्स खरीदते हैं, सरकार के बॉन्ड्स आते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स भी आते हैं, कभी डिबेंचर्स आते हैं जिनको कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा जो जिस भी तरीके का जो भी कोई आप सब्सक्रिप्शन आप समझ लीजिए, किसी भी तरीके का कैपिटल सब्सक्रिप्शन जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, वो इसमें इसकी कैटेगरी में आएंगे। हाँ हाँ, वो सब कुछ इसी में ही आएगा। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा दूंगा, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का, एनबीएफसीज का। पढ़ा दिया सर ने? एनबीएफसीज आपने पढ़ लिया है? तब तो फिर अच्छा, उसमें निधि कंपनी चिट फंड सब पर सब तब तो फिर मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। तब बताओ जरा क्या होता है एनबीएफसी? ऐसा थोड़ी ना होता है। रुक जाओ। एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करते हैं वो एनबीएफसी। बैंकिंग का क्या फंक्शन नहीं होता है? बैंकिंग जैसे फंक्शन होते हैं। ओके, तो फिर वो नॉन बैंकिंग क्यों होते हैं? अच्छा। एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है? बताओ। थोड़ा इतना तो बोलो बेटा जो लगे कि कोई मर्द बात कर रहा है? यहाँ तक आवाज आए जोर से। नॉर्मल बैंकिंग का क्या फंक्शन होता है? अरे भैया, नॉर्मल बैंकिंग का सबसे बड़ा फंक्शन तो क्या होता है? डे टू डे बिजनेस। तुम लोग वो शब्द क्यों नहीं बोलते हो? डिपॉजिट तो होता ही है, मगर जो डे टू डे बिजनेस होता है, सेविंग डिपॉजिट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट नहीं होता है। डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर वो लोन कहां से देगा? लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म लोन के लिए वो आपको, अगर देखो, सीधे ऐसा तुम ऐसे समझो, तुमसे आज तुम्हें किसी ने रुपया दिया, ठीक है, तुम्हें 4-5 लोगों ने रुपए दिए, और वो ये कह के गए कि अभी मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे उठा करके ले लूंगा। तो तुम वो जो लोगों के रुपए हैं, तुम उन्हें किसी और को बहुत लंबे समय के लिए नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक तलवार लटक रही है, वो कब आ जाएगा मांग लेगा मुझसे वो पैसा। ऐसे में तुम उसी का ही पैसा अपने पास रखोगे जो कहता है कि ये मैं तुम्हें कम से कम जो है 2-5 साल के लिए दे रहा हूं, इसे रखे रहो। तब तुम उस पैसे को उठा करके किसी और को दे सकते हो। सिक्योरिटी है कि ये 5 साल तक मुझसे पैसा मांगेगा नहीं। एनबीएफसी में भी यही बात होती है। नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी माने वो फाइनेंस तो कर रही है, जो कि वैसे बैंक का काम है किसी को फाइनेंस प्रोवाइड कराना, मगर ये एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंस तो प्रोवाइड करा रही है मगर ये बैंक नहीं है। इसको ऐसे समझिए, वो फाइनेंस तो आपको प्रोवाइड करा रही है कंपनी, मगर वो बैंक नहीं है। मतलब आप उस पर अपना खाता नहीं खोल सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर अगर आप वहां पे सेविंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए एनबीएफसी आपको डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है। ठीक है? वो आपको चेक बुक नहीं दे सकती है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप वहां से इतनी जल्दी लिक्विड को वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो आपको डेबिट कार्ड जेब में लेके घूमोगे क्यों? क्या करना है उसका? इसीलिए एनबीएफसी के एटीएम्स नहीं होते हैं, बैंकों के एटीएम होते हैं। बेटा इसको इस तरीके से समझेंगे तब जाकर के, अभी 27 तारीख को परीक्षा होने वाली है, स्थिति ये है कि हम एनबीएफसी नहीं बता पा रहे हैं। सरकार वहां तैयारी कर रही होगी कि हम चीटिंग करोगे। चीटिंग की जरूरत ही नहीं है साहब, हमको तो ये भी नहीं आ रहा है, हम करेंगे कि क्या चीटिंग कर? उनको तो बता देना चाहिए, वी आर वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन।
पुलिस वुलिस हटा लेगी फिर सरकार, क्यों भेजे बिना मतलब में खर्चा करे। लिखिए जरा कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। मैंने कल की क्लास में भी इसीलिए टोका था कि जिस समय पढ़ाई होती है उस टाइम गप मत मारा करो। मैंने आपसे, मैं तो लेकर आया, मुझे नहीं मालूम ये टॉपिक पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। आपने जब खुद ने कहा कि हाँ हमें पढ़ा दिया गया, तब मैंने कहा जरा बता दो। अब मैंने कोई टेक्निकल आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने तो ये आपको बहुत ही एक लूज क्वेश्चन दे दिया जिसका स्कोप बहुत बड़ा था कि एनबीएफसी होता क्या है। हम उसी में नहीं आम सहमति बना पा रहे हैं। कोई कहीं की कह रहा है, कोई कहीं की कह रहा है। मतलब जिसने जितना जितना सुना होगा उस लेक्चर का, उसने उतना उतना हमें इनपुट दे दिया। ये स्थिति है। A capital market is a financial market where long-term debt, where long-term debt, within bracket write down bonds, long-term debt and equity are traded. इक्विटी को स्टॉक भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी आर ट्रेडेड, कॉमा, typically with a maturity of, typically with a maturity of more than 1 year, typically with a maturity of more than 1 year, comma, facilitating the flow of, facilitating the flow of capital, facilitating the flow of capital for medium and long term investments, for medium and long term investments, full stop. It is a crucial part of the financial system, it is a crucial part of the financial system। पूरी इकोनॉमी का बेस है हमारा कैपिटल मार्केट, पूरी इकोनॉमी का बेस है। आपने मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल पढ़े होंगे, है ना। ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम कितना दिन का होता है? 364, 364 का होता है। तो 364 मतलब विद इन अ ईयर मामला निपट जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। जबकि जो कंपनी लगती है ना, तो साल भर तो उस कंपनी के प्लांट को सेट होने में ही लग जाता है बेटा। अगर हम 364 दिन पे पैसे का हिसाब करने को आ गए तब तो चल गई कंपनी। हमारे यहाँ के रीट और इनवीट, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो आपके जो इनवीट जिसे बोलते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं ये आपसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मांगती हैं। सड़क बननी है, पुल बनने हैं, उसको तो बनने में ही 5 साल लग जाएगा। तो आपका साल भर में हिसाब किया कहाँ से जाएगा? आपका हिसाब तब होगा जब वो सड़क चालू हो जाएगी और उस पर टोल लगना शुरू होगा। अब जो टोल की कमाई होगी उससे आपको पैसा वापस किया जाएगा, अदरवाइज कैसे चलेगा काम, ये समझना होगा। लिखिए, लॉन्ग टर्म ये जो बात है ना, इसको अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। कैपिटल मार्केट का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है, और इसीलिए एनबीएफसी शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट नहीं लेती है। वो लॉन्ग टर्म में ही बात करेगी। शॉर्ट टर्म को एंटरटेन करने के लिए आरबीआई ने उसे अलाउ किया ही नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में वो एंटरटेन करने लग जाएगी तो उसकी हालत उन बैंकों जैसी हो जाएगी। कुछ कुछ बैंक आप देखते हैं, बैंकों पे संकट आता है बहुत सी बार, फ्रीज कर दिया जाता है बैंक को। वो संकट क्यों आता है? क्योंकि बैंकों के ऊपर जो सरकार ने दबाव डाला था लोन देने का, लोन दो लोन दो, इनको प्रायोरिटी सेक्टर में भी लेंड करो और ये सब करो, उन्होंने दे दिए सब पैसे, और ज्यादातर पैसा हो गया एनपीए, वो पैसा लौटा नहीं। और इधर से आदमी खड़ा हुआ है, उसका मैच्योरिटी हो रही है, वो उसको पैसा चाहिए। बैंक अपने पैसे से नहीं चलती है, बैंक आप ही के ही पैसे से चल रही होती है। 90, हाँ, है ना। क्वार्टर, क्वार्टर तक अगर नहीं आएगा, 3 3 महीने से आपने किस्त नहीं पे की है, तो इसीलिए अब तो मैनेजर्स वो उसको ढील देते ही नहीं है। अगर आपने एक भी महीने की किस्त को छोड़ा ना, तो वो बैंक आपके पीछे लग लेती है उसी दिन से ही। क्योंकि आजकल ये एनपीए का इतना ज्यादा चल गया है। खैर वो तो मेरा विषय नहीं है, बैंक तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए,
typically with a maturity of more than 1 year. No, 1 second. It is a crucial part of the financial system, comma, connecting savers and investors, connecting savers and investors with those needing capital for growth and development. With those needing capital for growth and development. Needing capital for growth and development. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं, जिनका भी कॉलेज चल रहा है? लाइब्रेरी जाते हो कॉलेज की? कभी बैठते हो लाइब्रेरी में? तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? उसमें लाइब्रेरी नहीं है? ठीक है। अपनी सिटिंग हैबिट जो है ना, ये कोचिंग में कितनी देर बैठ रहे हो वो नहीं। बेटा कोचिंग तुम आ रहे हो, कोचिंग तुम्हारी केवल इतनी मदद कर सकती है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा देगी और तुम्हें पढ़ने की समझ दे देगी। फिर तो पढ़ना तुम्हें ही है ना। ट्रेनिंग में आपको तैरना सिखाया जा सकता है, मगर तैरेंगे फिर आप ही। आप हैदराबाद पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे तो आपको हैदराबाद की एकेडमी के स्विमिंग पूल में वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स तैरना सिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर देंगे वो आपके लिए तो। और आपकी सराहना के लिए हो सकता है गोल्ड मेडल भी दे दें कि तैराकी में बहुत अच्छा है। मगर जिस दिन कॉल ऑफ ड्यूटी में तैरने की जरूरत पड़ेगी, आप ही को ही तैरना पड़ेगा। इसकी आदत हमें अभी से ही डालनी पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए मैं आप पे कभी कभी थोड़ा सख्ती कर देता हूँ। मेरा अदरवाइज जो है सख्ती करने का मुझे क्या है, मेरा पेमेंट आ जाता है, मैं निश्चिंत हूँ। मेरी क्लास का नया नोटिफिकेशन आता है, वहां मेरी प्रेजेंट लग जाती है। मुझसे सवेरे पूछ के ही डाला जाता है, आप क्लास लेंगे? हर रोज होता है, इट्स अ रूल। रोज मुझसे पूछा जाता है आप आ रहे हैं? हाँ ठीक है आ रहे हैं। बस मेरा प्रेजेंट हो गया। मुझे क्या जरूरत है खोपड़ी मारने की? अब मेरा सिलेबस पूरा टाइम पे ही रहता है, कभी भी देख लो। गप मैं खूब मारता हूँ, सब तरफ की बात करता हूँ। तुमको रोक रोक के कहीं ना कहीं का किस्सा सुना देता हूँ। कोर्स टाइम पे खत्म होता है। ये ट्रेनिंग है मेरी, मेरे शिक्षकों की, जिनसे मैं पढ़ा हूँ। वो भी हमको ऐसे ही रोचक तरीके से पढ़ाते रहते थे। आज तक याद है क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने खुद ने भी पढ़ा फिर घर आ करके। ये चीज़ है। अगर नहीं पढ़ोगे, बच्चे इतना ज्यादा हो जाता है ना सिलेबस ये। मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ कि जिसको मालूम ना हो कि हमारा बस ये इतना कैपिटल मार्केट कराया बात खत्म, ऐसा नहीं है। कागज देखना है, मेरे कमरे में आओ तो मैं दिखाता हूँ। इतना कागज है, पढ़ना ही है। इसीलिए कह रहा हूँ जो रट सकते हो, ये वो चीजें कॉन्सेप्ट है, ये रट जाएगा, कभी बाहर नहीं जाए और कभी चेंज नहीं होगा। एनबीएफसी की डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती है, यही रहेगी। इसको अभी रट लो, अभी समझ लो कॉन्सेप्ट को, कितना अच्छा हो जाएगा। इसके बाद तुम करें, अभी तुम्हें अगर एनबीएफसी क्लियर नहीं है तो तुम करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते हो एनबीएफसी रिलेटेड। तुम्हें वो बात ही नहीं समझ में आएगी लिखा क्या हुआ है। करंट अफेयर क्या होता है? जीएस के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी की गई है, वही तो होता है। अब तुम्हें यही नहीं क्लियर है तो कैसे होगा? पढ़ा हुआ अगर हम भूलते चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ आगे बढ़ने का? इतना समझो ना। तुमने सी सेट पढ़ा, तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा, एवरेज पढ़ा, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही पढ़े और तुम उनको भूल गए। अभी आगे के एडवांस लेवल के सवाल हल कर पाओगे? तुम अगर परसेंटेज ही नहीं निकालना जान रहे हो तो तुम कैसे उस कॉम्प्लेक्स सवाल को हल करोगे? ये समझने वाली बात है ना। अभी अगर आज अभी आपको यही नहीं पल्ले पड़ रहा है तो आगे जाकर के और जो टिपिकल टॉपिक्स हो जाएंगे। अभी एक्सटर्नल सेक्टर आएगा, बीओपी आएगा। बीओपी में ऑलरेडी इतना सिलेबस होता है, हम लोग क्या क्या समझाते रहेंगे आपको? तो उसी को ही समझाना पड़ता है। अब अगर आपका टैरिफ का, जैसे आपने टैरिफ पढ़ लिया, आपने कस्टम ड्यूटी पढ़ लिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी पढ़ लिया, अब आप इसको भूल जाओ, बटन दबा दो अपनी डिलीट वाली। ठीक है, तो तुम्हें वहां समझ में ही नहीं आएगा कस्टम हो क्या रहा है, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, इस पर ड्यूटी कहाँ से लग रही है, काउंटर वेलिंग क्या होता है, ऑलरेडी करा दिया गया है ना। और वो जब तक आते हैं, अभी तो बीच में पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टॉपिक हैं, तब तक हम इसको बिल्कुल शिद्दत से भूल चुके होंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर कहेंगे सर सर समझ में नहीं आ रहा है। ये है, लिखो। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स
इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल जैसे आपने स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, ठीक है, और आपका एक डीमैट अकाउंट खुल गया और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो अब आप एक इंडिविजुअल हो गए ना। आप 1,000 रुपए के 2,000 रुपए के शेयर खरीद लेते हो, बॉन्ड आ गया, आईपीओ आ गया, आपने वो खरीद लिया, ऐसा चलता रहता है, तो आप इंडिविजुअल हैं। मनी मार्केट में साल भर से कम वाले में इंडिविजुअल का कोई काम नहीं रहता है, लिखिए, इट इंक्लूड्स सर इंडिविजुअल्स। जो आपने इसमें बोला ना कि सर स्टॉक मार्केट में मतलब जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो तो 1 साल से ज़्यादा ही रहेगा। नहीं, बात ये नहीं है, जैसे स्टॉक है, अभी स्टॉक का तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, स्टॉक तो आप अभी खरीद लो शाम तक बेच दो, है ना। मगर इसको स्टॉक को ना, स्टॉक के ऊपर ऐसा कोई जो सरकारी नियम नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसे 1 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करना है, इसको सेटल करना है, आप उसे 1 साल से ज्यादा होल्ड करते रहो। हाँ, मेच्योरिटी पीरियड नहीं है ना। ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग है, वो खरीदना बेचना है, मगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है ना बेटा। ट्रेडिंग तो उस वर्ब को कर रहे हैं, वो क्रिया है। ट्रेडिंग जो है आप जो कर रहे हैं, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, मगर ट्रेड आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स की कर रहे हैं दे आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये चीज है। अब जैसे बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड भले ही 10 साल का हो, पर बॉन्ड भी बिकता रहता है, आगे आगे बिकता रहता है। आज मैंने खरीद लिया, मैंने उसे सेकेंडरी मार्केट में फिर किसी और को बेच दिया, बॉन्ड बिक रहा है। बॉन्ड क्या होता है, अपना हैंड एक्सचेंज कर रहा है, और जिसके पास फिर एंड में बनेगा उसको वो मैच्योरिटी मिल जाएगी, ये चीज है। तो ट्रेडिंग एक प्रोसेस है उन टूल्स को खरीदने बेचने का। वो जो टूल्स हैं दे आर कैपिटल मार्केट टूल्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर फिर तो स्टॉक इसका पार्ट हो ही नहीं सकते ना, फिर ना वो 1 साल के अंदर बेच सकते हैं ना 1 साल से पहले बेच सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फ्रेम तो लिमिटेड है ही नहीं। तो फिर इसका पार्ट कैसे हो गया वो कैपिटल मार्केट का? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए नेसेसरली उनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होगी, इसलिए उन्हें मनी मार्केट बोला जा रहा है। कैपिटल मार्केट में नेसेसरली उनकी 1 साल से कम की मैच्योरिटी नहीं होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये समझिए। बात ये मैक्सिमम पीरियड का एक वो है, सनसेट क्लॉज है मैक्सिमम पीरियड का। ये 364 दिन में इसको खत्म करना ही होगा। टी बिल सबसे बड़ा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, टी बिल T364, वो आपने सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, वो भी साल के भीतर बंद हो रहा है, खत्म हो जाएगा वो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बॉन्ड 15 साल का 20 साल का बॉन्ड होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पेट्रोल बॉन्ड्स, क्रूड ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे, अभी जाकर के वो पूरे हुए हैं, कुछ साल हुए हैं। तो कौन जमाने में भारत सरकार ने बॉन्ड खरीदे थे, उनमें पैसा लगाया था, अब रीपेमेंट की बात आई थी, लिखिए। थोड़ा इसको अभी पूरा जब आगे लिखेंगे ना, तब एक धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लिखिए, इकोनॉमी का तो मजा ही यही है, एक बार में समझ में आती नहीं है वो, और ज्योग्राफी में भी ऐसा हो जाता है। जैसे ज्योग्राफी में मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं, मगर अभी भी मुझसे कह दिया जाए कि इनको मॉनसून जरा पढ़ा दो, सर कह देते हैं सिद्धांत जरा वो मॉनसून करवा देना, मैं सबसे पहले खुद पढ़ता हूँ। फ्लॉन की थ्योरी क्या कह रही है, जेट स्ट्रीम की क्या कह रही है, अरे दिमाग का जो है दिवाला पड़ जाता है मेरा तो, मैं क्या करूं। 4 तरीके की थ्योरी है, समझ में नहीं आ रहा है, और सब में वही पानी बरस रहा है, सब में ही वो तापमान हो रहा है, तो आखिर कौन कहना क्या चाह रहा है। और सब कह के कि इतने साल पहले वो गुजर भी गए, अब उनसे पूछ भी नहीं सकते क्या आप आखिर कहना क्या चाह रहे थे, वो लिख के चले गए हैं, ऐसा हो जाता है। अगर अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो हमारी मेरिट पर सीधा सवाल उठ जाएगा कि तुमने क्या इतने साल में किया है, 11th 12th में भी किया, ग्रेजुएशन में भी किया, फिर इसके बाद भी पढ़ा, तब भी समझा नहीं पा रहे, बेटा करके क्या आए हो तुम इतने साल में। ये है ना, तभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, कॉमा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस involved in buying and selling, involving involved in buying and selling securities like stocks and bonds, securities like stocks and bonds। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए।
सर अगर मैं जैसे एज इंडिविजुअल स्टॉक्स लेता हूँ या कुछ भी पार्ट करता हूँ ऐसी एक्टिविटीज में, तो मैं क्या एनबीएफसी का पार्ट बन जाऊंगा? हाँ तो मैं रोज अगर एज अ मार्केट किसी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एनबीएफसी का पार्ट हूँ, जबकि मैं तो नहीं उनसे नहीं नहीं इनडायरेक्टली पार्ट नहीं हूँ। नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट, डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो स्टॉक मार्केट में जब आपको कराऊंगा तो उसमें लिखवाऊंगा डीमैट वगैरह, ठीक है। एनबीएफसी का पार्ट नहीं होता है कोई। एनबीएफसी स्वतः अपने आप में कंपनी है, और उस कंपनी से आप एज अ क्लाइंट मिलेंगे, और वो कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आपको सर्विस देगी, जो आपको फाइनेंस के जो सुविधा चाहिए वो देगी आपको। हाँ, पार्ट आप जिन कंपनियों का होते हैं, ऐसी कंपनी को निधि कंपनी बोला जाता है, ठीक है, निधि कंपनी। और एक होता है कि ये हमारी मम्मी और मम्मी की सब सहेलियां क्या करती हैं, वो जाती हैं, वो पैसा, किटी नहीं, किटी तो अलग चीज हो गई, एक कमेटी। कमेटी डालती है, कमेटी चिट फंड। और वो बहुत बड़े स्केल पर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भाई साहब, है ना, चंपत हो गए, सारा पैसा लेके, सब मम्मीज का पैसा लेकर के, फिर पुलिस उनके पीछे लगती है। ये चिट फंड वगैरह में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्या है, हमारी माताओं बहनों की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है काफी कम रहती है ना। पहले तो पैसा ही नहीं रहता था, फाइनेंस ही नहीं है तो लिटरेसी करेंगे क्या, वो वाली बात है। अभी धीरे धीरे करके वो चीज सुधरने लगी है। उनको बताना चाहिए कि चिट फंड में नहीं, चिट फंड और निधि कंपनी इज अ रिस्की बिजनेस, बहुत खतरनाक है। देहरादून में तो चिट फंड का बहुत ही जबरदस्त काम है, घोटालेबाजी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए इन उसमें आप निधि कंपनी के मेंबर बनेंगे। निधि कंपनी के मेंबर को ही पैसा मिल सकता है, इट्स लाइक अ कोऑपरेटिव, ठीक है। अदरवाइज आप किसी कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, आप किसी कंपनी के क्लाइंट होते हैं। एनबीएफसी में जैसे आप बैंक के कस्टमर होते हैं, ठीक है। लिखिए, हैं, एनबीएफसी में इन्वेस्ट किया करोगे, डिपॉजिट लेते हैं। हाँ, वो लॉन्ग टर्म उसका वो होता है ना, उस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होता है ना, हाँ, दीर्घकालिक अवधि का होता है। हाँ हाँ हाँ, लिखिए, उसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है कि भाई इतने साल तक का आपका पैसा लॉक हो गया है। लिखिए, पैसा ज्यादा अच्छा मिल जाता है कभी कभी। देखो, जहां पर जितना रिस्क होगा तुमको रिटर्न उतना ही मिलेगा। इस रिटर्न को रिस्क प्रीमियम बोला जाता है। जैसे डिवेंचर में आप एक नॉर्मल शेयर खरीदोगे या बॉन्ड खरीदोगे, बॉन्ड पे आपको रिटर्न कम मिलेगा, बॉन्ड के मुकाबले डिबेंचर पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सिक्योर्ड है, डिबेंचर अनसिक्योर्ड है। अब अनसिक्योर्ड है तो कोई खरीदेगा क्यों? तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं, अब तो खरीदोगे। यहां पर कंपनी की क्रेडिबिलिटी काम आती है। अब अगर टाटा ग्रुप डिबेंचर निकालेगा तो मैं खरीद लूंगा, मुझे मालूम है टाटाज हैं तो कभी फ्रॉड करेंगे नहीं, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी होगी जिसकी बाजार में हीरो है, जैसे मान लीजिए मारुति है, डिवेंचर निकालेंगे, हम ले लेंगे। हम उनकी क्रेडिबिलिटी से परिचित हैं, हमें मालूम है ये डिफॉल्ट नहीं करेंगी। अभी कोई कल का आया, नया कंपनी बनाया और उसने डिवेंचर निकाला, मैं खरीदूंगा क्या? कभी नहीं खरीदूंगा, भगवान भी कहेंगे तब भी नहीं खरीदूंगा। ये है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैसे से लगाव है। अब मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं कहाँ से करूंगा, ये चीज है। तो मैं कभी किसी का मेंबर नहीं बन रहा हूं, मैं केवल और केवल अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मुझे उसका रिटर्न चाहिए। मेरा बस इतना लेना देना है इनसे, और कहीं पे ये मत सोचना मेंबर हम केवल निधि कंपनी में बनते हैं। निधि कंपनी क्या होती है मैं आपको लिखवा दूंगा। लिखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कॉमा मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कॉमा मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, कॉमा स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, कॉमा वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, वेंचर कैपिटल फंड्स, कॉमा निधि कंपनीज, निधि कंपनीज,
कॉमा इंश्योरेंस कंपनीज कॉमा चिट फंड चिट फंड कंपनीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट are the participants of the capital market. Full stop. एनबीएफसी का तो आप लिख ही लिए हैं क्या? नहीं, मुझे देखो सीधी सी बात बताओ बेटा, ब्रीफ में लिखा है या अच्छे से लिखा है? नहीं, चिटफंड अभी नहीं लिखवा रहा हूं मैं। अभी मैं केवल एनबीएफसी का ही कर रहा हूँ। वो चिटफंड वगैरह मैं करवाऊंगा बाद में, इसी के ही बाद में आएगा वो, अभी नहीं। अभी पहले हम कैपिटल मार्केट निपटाएंगे। जो शुरू किया पहले उससे तो निपटा लें। मालूम चला सारा कुछ खोल लिया हो, बंद कुछ नहीं है। अभी ये सब मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो ये तो कंपनीज वगैरह तो अभी तो हम करेंगे। लग जाओ, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा इसके। ये सब निपटेगा तब। अभी इसके बाद स्टॉक मार्केट होगा, फिर आएंगी कंपनीज। लिखिए, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये लिखा हुआ है? पहले नहीं लिखा है, अब लिखो। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इसमें इसको हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पर बेसिस लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना मनी मार्केट, और यहाँ पर लिख लेना कैपिटल मार्केट। ठीक है ना, ऐसे तीन बना लो। बेसिस में फर्स्ट लिखो फंक्शन। पहले पहले वाला जो कॉलम है वो मनी मार्केट का रखना भाई, दूसरा कैपिटल मार्केट का। फंक्शन लिखिएगा। मनी मार्केट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज। कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। पर्पस लिखेंगे, पर्पस। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स एंड रेजिंग वर्किंग कैपिटल, एंड रेजिंग वर्किंग कैपिटल। काम करने के लिए पैसा चाहिए। जैसे एक ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है बैंक की में, ठीक है, व्यापारियों की होती है वो। पूरे दिन में उनका करेंट अकाउंट चलता है, उसको बोलते चालू खाता, है ना। चालू खाते में वो पूरे दिन पैसा आता रहता है, जाता रहता है, वो यही काम चल रहा है उनका। और जो आपका सेविंग खाते से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक उसको मानती है। जिन लोगों के चालू खाते होते हैं वो बैंक उनको अपना प्राइम कस्टमर के रूप में देखती है। उनको दिवाली पर गिफ्ट देता है मैनेजर। ठीक है, ये जरूरी होता है ऐसा करना, क्योंकि उसके जो करोड़ों रुपए है ना, वो एक बार में खाता बंद कर देगा तो करोड़ों रुपए बैंक से बाहर चले जाएंगे, मैनेजर का ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्थिति होती है। बहुत बड़ा बात है भाई। जैसे अपने आड़त बाजार में तो क्या है, जैसे उन्होंने मान लो ऑर्डर दिया था कि मुझे एक ट्रक भर के चावल के कट्टे चाहिए। अब वो ट्रक अचानक से अभी आकर के खड़ा हो गया, एक दिन पहले ही आ गया। अभी पैसा कहाँ से लाऊं, इसका पेमेंट करना है। तो बैंक में जाऊंगा तुरंत, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में नहीं है, मगर मेरे पास एक लिमिट है जिसको ओवरड्राफ्ट लिमिट बोलता हूं मैं। और मैंने उससे रुपए निकाल लिए, और दोबारा मैं उसमें पैसा जैसे ही मेरे पास आएगा, अभी ये चावलों को बेच बेच के जितना पैसा आएगा मैं उसमें लिमिट में दोबारा भर दूंगा। यही नियम आपका चलता है भारत सरकार में कंटिंजेंसी फंड में। कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए संसद से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वित्त सचिव के पास चाबी रहती है। राष्ट्रपति बोल देंगे हाँ ले लो भाई, अभी ले लो, भूकंप आया है,
घर टूटे हैं लोगों के, उनको पैसा चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, सरकार पैसा निकाल लेगी। जैसे ही सारा मामला सेट हो जाएगा, दोबारा से वो पैसा उसी कंटिजेंसी फंड में भर दो। यही होता है ना। जैसे हमारे घर में पहले जब बैंकिंग फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो माताएं किसी डब्बे में, बक्से में, कहीं पे पैसे रखती थी। बहुत जरूरत होती थी तो उससे निकाल लेती थी, और दोबारा भर देंगी उतना ही पैसा उसमें। किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है, कोई कागज पे साइन करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा बैंक है, वो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए है। अभी सर पर वो ट्रक आकर के खड़ा हो गया, वो कट्टे उतार रहा है, व्यापारी को पैसे की जरूरत है, वो कहाँ से लाएगा? उसको शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए बात है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म में है। हाँ 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 हाँ। नहीं ठीक है, जिसको जिसको चाहिए। हाँ, वेलफेयर तो होता ही हो ही रहा है। वैसे भी, वैसे जनधन तो ये सेविंग अकाउंट होता है ना। उसको क्या बोलते हैं आप? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जीरो बैलेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उन्होंने उसको थोड़ा सा लोक लुभावन बनाने के लिए उसमें वो दे दिया है। अदरवाइज जनधन के खाते में तो पैसे ही आ जाए वही बहुत है। जनधन के खाते में 1,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रहे उतना ही बहुत है। ओवरड्राफ्ट तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। ये ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट रिस्की हो सकता है बैंक के लिए। उनके लिए क्या है, वो तो ले ही लेंगे। भाई ओवरड्राफ्ट में मैंने आपसे पैसे लिए मान लो, और मैंने वो जो नहीं भरे, अब बताओ, गए ना पैसे बैंक के। तो ये चीज है, यही तो बात है। बैंकों ने ये कोअर्सिव मेथड्स अपनाने क्यों शुरू किए? आपको मालूम है, जो आपके जो हैं उनको लोन बेच देते हैं बैंक्स, फिर और डोके पीटते हैं। कोअर्सिव मेथड्स होते हैं, भयानक मार लगाते हैं कि पैसा लाओ। कितनी बेइज्जती होती है। एंड एंड दे आर लाइसेंस टू डू सो। उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको पुलिस पकड़ती नहीं है, और पिट रहे होते हैं लोग। ठीक है, सारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं सड़क पर, क्योंकि आपने कभी लोन लिया था और अभी आपने जनता का पैसा मार रहे हैं क्या? इसके लिए बैंक को विवश होना पड़ता है। लिखेंगे पर्पस में, सर कैपिटल इसमें मार्केट शॉर्ट में टर्म्स लिखेंगे। में सर इसमें शॉर्ट टर्म्स में इंटरेस्ट लगाता है ना बैंक? शॉर्ट टर्म में नहीं, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, इंटरेस्ट तो सभी तरफ लग रहा है। इंटरेस्ट तो लगेगा ही बेटा, बिना इंटरेस्ट के कमाई कहाँ से होगी? ठीक। लिखिए, फॉर, जो आप बैंक अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अपने भी बैंक लेवल पर मेंटेन करने के लिए, उसको इंटर बैंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इंटर बैंक बोरोइंग बोलते हैं। इसके लिए हमारे देश में मेबोर सिस्टम चलता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। जैसे मान लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे की कमी पड़ रही है आज आज के लिए, उसने फोन किया, स्टेट बैंक के पास पैसा है, स्टेट बैंक ने कहा हम पे इतना लिक्विड ज्यादा है, हम दे देते हैं। तो स्टेट बैंक कोई आपको खैरात में नहीं देगी, वो आपसे मेबोर चार्ज करेगी। अब आपको जब लौटाएंगे तो उसमें जो उतना थोड़ा सा ना, एक पैसे को सवा पैसा करके देना पड़ेगा। ये है, वो मेबोर होता है, मेबोर। इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स करती हैं, उसको लिबोर बोलते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अभी चल, हाँ हो गया होगा। अभी तो स्विफ्ट पे भी खतरा मंड रहा है वैसे तो, मगर चलो ठीक है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने जो इंटरेस्ट पर सवाल पूछा, इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। इंटरेस्ट तो सभी जगह से चाहिए होगा, वरना तो जनधन में कमर्शियल बैंकों ने क्यों बुराई की जनधन योजना की? क्योंकि एक नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 1,000 रुपया आपको अपने बैंक में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम रखते हैं तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, आप पे पेनल्टी लगेगी। जनधन में सरकार ने इस नियम को वेव ऑफ कर दिया। कमर्शियल बैंक्स परेशान हो गई, बोले हमारे खातों में किसी में 10 रुपया है, किसी में 15 रुपया है, हम खाता मेंटेन कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार कह रही है कि हमें वो बैंकिंग सिस्टम में लेकर के आना है। तब फिर उन्होंने इस तरीके की योजनाएं लाई कि हम इनको कुछ नहीं तो 2-2 हजार रुपये हम इनके खाते में डाल दिया करें, किसान सम्मान निधि कह देंगे उसको।
अधिकांश लोग किसान है, 2-2 हज़ार रुपया मिलेंगे, कहीं तो पैसा रहेगा। ये चीज़ है। इसीलिए आया था कि हम आपकी एलपीजी की इसकी वो डाल दिया करेंगे खाते में, कहीं से भी करके पैसा तो रहे एटलीस्ट। पैसे ही नहीं था खाते में, खाते खाली पड़े थे, जीरो बैलेंस है। सरकार ने बैंक में खाता खुलवा दिया है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्या करें। लिखिए, पर्पस कैपिटल मार्केट का क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्यूमुलेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड लॉन्ग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। पार्टिसिपेंट्स लिखिए, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं कमर्शियल बैंक्स, कॉमा एनबीएफसीज, एनबीएफसीज, कॉमा कॉरपोरेशन, कॉमा गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन कॉमा गवर्नमेंट। कैपिटल मार्केट में लिखिए रिटेल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स एक्सेट्रा। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर का देखिए काम ऐसा होता है कि जब आप, आपका एक तरीके से गारंटर होता है, ठीक है। अंडर राइटिंग में, अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा स्टॉक मार्केट में, जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम करेंगे तो वहां पे अंडर राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, बेसिस में नेक्स्ट लिखिए इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में लिखेंगे कैश डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, हाँ। रीपरचेज अग्रीमेंट्स, रीपरचेज अग्रीमेंट्स। रीपरचेज अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई अभी ये जो सिक्योरिटी है तुम हमसे खरीद लो, ठीक है। तो जब तुम हमसे खरीदोगे तो तुम हमें पैसा दोगे, हमारे पास लिक्विड बढ़ जाएगा। मगर आप ये कहते हैं मैं क्यों खरीदूं? तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि थोड़े दिन के बाद मैं आपसे ये वापस खरीद लूंगा, तो ये जो पैसा है मैं आपको उठा करके दे दूंगा। प्री फिक्स्ड रेट होता है, पहले ही बता दिया जाता है। अभी हम इतने पे खरीद रहे हैं और इतने पे फिर वापस कर देंगे। अभी लिक्विडिटी की जरूरत है, तरलता चाहिए, उसके लिए अभी आप हमसे खरीद लो, हमें पैसे दे दो, बाद में हम आपसे खरीद के ये पैसे वापस आपको कर देंगे। रीप है, रिवर्स रेपो रेट अलग है, वो आरबीआई और बैंकों के बीच में चलता है, ठीक है। सेम चीजें हो सकती हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, मगर बॉडीज चेंज हो जाएंगी तो उसका सब कुछ बदल जाएगा, है ना। हाँ, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में जब यही सब सिस्टम चल रहा होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो गई है, उसको पार्क करना चाह रहे हैं, तो आरबीआई को दे दो, आरबीआई उस पर रिवर्स रेपो रेट आपको देगा, जो कि कम होता है 1% रेपो रेट से। लिखिए, रिस्क एंड रिटर्न, बेसिस में लिखिए रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, कैपिटल का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे, मार्केट सर। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट लिखिए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिबेंचर्स। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिबेंचर्स। डिविडेंड अलग चीज है, डिविडेंड का मतलब होता है आपने स्टॉक खरीदा तो आपकी कमाई जो होगी उसको डिविडेंड बोलेंगे, है ना। तो वो तो डिबेंचर प्रॉफिट एक, के ऊपर कमाई होगी ना। हाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है वो और डिबेंचर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर, हाँ, सिक्योरिटी नहीं है डिबेंचर, डिबेंचर ही होता है, डिबेंचर को डिबेंचर बोलते हैं। ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है डिबेंचर, है ना। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, आरओआई होता है, वो ज्यादा होता है। लिखिए,
और जिस समय कंपनी की लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होगा, कंपनी का दिवाला पिटा है और अब पैसा सबको दिया जा रहा है, उसमें सबसे पहले बॉन्ड वाले को दिया जाएगा। सुन लेना बेटा। सर वॉइस गई आपकी। सर वॉइस। ऐसी चली गई। लिखो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिबेंचर्स। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, रीपर्चेज अग्रीमेंट, यस, रीपर्चेज अग्रीमेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं। पहली बात देखो, ऐसा होता है कि रीपर्चेज अग्रीमेंट पे अगर ये आपका हमने उस पे लिख दिया है, मैंने कहा प्री फिक्स्ड रेट होता है और प्री फिक्स्ड टेन्योर होता है, तो वो एक साल से कम पर है तो इसमें काउंट कर लिया जाएगा, एक साल से ज्यादा का है तो उस पर काउंट किया जाएगा दोनों का। ये जो ड्यूरेशन है ये तो बदलेगी नहीं, है ना। वो तो अगर एक साल वाला जो क्लॉज है वो तो रहेगा ही रहेगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को डिफरेंशिएट करने के लिए। मगर यदि उस एग्रीमेंट पे पहले से हमने बोल दिया कि विद इन ईयर मैं इसको खरीद लूंगा, तो उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, और रेट भी बताना पड़ेगा कि किस रेट पर खरीदोगे अब, ये भी है। लेकिन जैसे सरकार, दो देशों की सरकारें आपस में कभी कभी समझौता कर लेती हैं, एमओयू साइन कर देती हैं कि हम आज का जो रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट, इस पर हम इसी रेट पर हम इतने क्वांटिटी आपसे आगे परचेज कर, ऐसा दो देशों की भी करार हो जाते हैं। तो क्या है ना कि हमारे यहाँ की जो 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 आपका एक्सचेंज रेट के जो इंस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो शॉक से बचता है देश। अब वो सोचता है कि अगर मान लो अभी 5 रुपया नीचे चला गया प्रति डॉलर, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अभी का जो रेट चल रहा है, मैं इस पर आपके साथ एमओयू साइन कर लेता हूँ कि मैं आपसे 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपसे इतनी क्वांटिटीज खरीदूंगा। तो क्या होता है, अग्रीमेंट ही तो होते हैं। लिखिए, रिस्क एंड रिटर्न। मनी मार्केट में लिखेंगे लो रिस्क लो रिटर्न्स, मनी मार्केट में हम लिख रहे हैं लो रिस्क लो रिटर्न। कैपिटल मार्केट हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। कभी तो देखा जिन लोगों को रिटर्न्स आने लगते हैं उनको कैपिटल इसका स्टॉक मार्केट का कितना बुखार चढ़ जाता है, फिर पूरे टाइम वो ट्रेडिंग की बातें करते रहते हैं। वो कहीं भी बैठते हैं, वो अपना वो ग्राफ खोल लेते हैं फोन में, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कौन, कौन से वाले? चलो छोड़ो, लिखो, लिक्विडिटी लिखो, लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिखेंगे मोर लिक्विड, लॉन्ग टर्म इज लेस लिक्विड, क्योंकि लॉक हो गया ना वो पीरियड। शॉर्ट टर्म इज मोर लिक्विड, लॉन्ग टर्म इज लेस लिक्विड। कभी भी आपको लिक्विडिटी में दे दिया जाए सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, अगर गोल्ड और कैश होगा तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, कैश है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड में तो चेक होगा वो है भी कि नहीं है। हाँ हाँ, वही तो। हाँ, तुम्हें 2-5 रुपए की कोई चीज चाहिए तो तुम सोने का सिक्का दोगे उसको। टॉफी खरीदनी है, ये लीजिए आप एक गिन्नी रख लीजिए, ऐसा होगा क्या? लिखिए, मैच्योरिटी टेन्योर, मैच्योरिटी टेन्योर में लिखिए बिटवीन 1 डे एंड 1 ईयर, मनी मार्केट में बिटवीन 1 डे एंड 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट में लिखिए मोर देन 1 ईयर। लिक्विडिटी मतलब कि हम उसको, हाँ, जो अवेलेबिलिटी होती है, लिक्विडिटी इज अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाँ, वो तो नहीं, लिक्विडिटी के दो मतलब निकल कर आते हैं। लिक्विडिटी का एक तो मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश,
और इस सेंस में जिसमें आप पूछ रही है ना, वो उसका होता है कि वो कितना, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। हाँ, देखिए, मार्केट नेचर में लिखेंगे इनफॉर्मल, मनी मार्केट इनफॉर्मल होता है, एंड दिस कैपिटल मार्केट इज फॉर्मल, रेगुलेटेड, मोर रेगुलेटेड लिखेंगे। ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं कि टोटली इनफॉर्मल होता है, देखो टी बिल वगैरह तो सब फॉर्मल ही होते हैं, मगर हाँ इसके मुकाबले अगर देखा जाएगा तो वहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा, हेडिंग डाली है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, रोल एंड सर इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सर एक क्वेश्चन है सर। ये बताइए। सर आपने यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स भी लिखवाया है। हाँ अब इसमें दो तरीके के ब्रोकर्स हैं, जैसे एक तो जो ब्रोकर है जिससे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसे ग्रो प्लेटफॉर्म हो गया, एंजल वन प्लेटफॉर्म हो गया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा हो गया जो कंपनी जहाँ लिस्टेड होती है, जैसे बीएससी होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या एनएससी हो गई। तो अब इसमें क्या ये ग्रो और एंजल वन भी कैपिटल मार्केट वाले हैं? सब आएंगे, सब आएंगे, तो सब अगर आएंगे। सर कल को, जैसे ग्रो तो आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसे मनसुख वगैरह भी हैं, बहुत सारी कंपनीज है, गुजरात की हैं, ठीक है ना, सूरत वगैरह में तो ये काम बहुत होता है, कलकत्ते में बहुत होता है, तो वो सब आएंगे इसमें। जब आप एक इंडिविजुअल को ही काउंट कर रहे हैं, तो ब्रोकर तो बहुत बड़ा बात, ब्रोकर कोई अकेला वो नहीं होता है, व्यक्ति नहीं होता है, ब्रोकर तो पूरी एक एंटिटी होती है जिसको आप ब्रोकर बोल रहे हैं। उनके बहुत सारे, उनको इनपुट देने वाले होते हैं, उनका मार्केट को प्रोडिक्ट करने वाले होते हैं, उनको तो काउंट करना ही पड़ेगा, वो तो सारा चला ही रहे हैं। मेरे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि आप एक कंपनी, आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने चलो, वो कहते हैं तत्काल में यहाँ पे बंद हो गई विंडो, ठीक है, और आपको किसी, आप प्लेटफॉर्म से टिकट कराने चलो इस पे, जो 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 ऑनलाइन जो आपके है ना, जो जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले, वो कहते हैं हम तो आपको श्योर शॉट टिकट दे रहे हैं, आप हमसे कराओ। तो अगर वो एक तरफ ये कह रहा है टिकट नहीं है, तो ये श्योर शॉट कैसे दे रहे हैं? यही होते हैं ब्रोकर्स। आप किसी लाइसेंस धारक के पास जाना, लाइसेंस होल्डर जो होगा ना आपका, ये टिकट करने वाला, आपको पक्की टिकट करा करके देगा। ये होता है सिस्टम। तो सर इनकी क्रेडिबिलिटी कौन अश्योर करता है? इनकी क्रेडिबिलिटी सेबी एश्योर करता है, सेबी को मानने, सेबी के नियम मानने पड़ेंगे, नहीं मानोगे उठा करके बंद करवा देंगे वो, लाइसेंस आपका जब्त हो जाएगा। सेबी तो, सेबी ने तो हमेशा ही लाज बचा करके रखी है देश की। ये वो आदमी था, क्या नाम था उसका, वो चोर था, नहीं नहीं, वो तो दूसरा है, नहीं, जिस पे फिल्म भी बनी थी, हर्षद मेहता। यस, वो हर्षद मेहता के बाद सेबी बनी थी, फ्रॉडुलेंट था वो एक नंबर का, ठीक है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखो क्या अंत हुआ जा करके, निर्दोषों का पैसा मारा था, ठीक है। तो उस दिन से फिर जब सेबी ने मोर्चा संभाला है, तब से उसके बाद फिर ऐसा काम नहीं हुआ है, वरना बहुत उस्ताद बैठे हुए थे इस देश में जो खा डालते हैं आम जनमानस का जो पैसा होता है। इंसान थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पैसा लगा रहा है, तो जोड़ता है, वो कहता है मैं बैंक से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, चलो मैं एफडी क्या कराऊं, इसको मैं स्टॉक में लगा देता हूँ। वो स्टॉक मार्केट में ही अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार हिल जा रही है, सरकार का बजट ही बिल्कुल फेल हुआ जा रहा है। स्टॉक मार्केट अगर ध्वस्त हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर पाएगी? स्टॉक मार्केट का प्रेशर होता है, सबसे बड़ा प्रेशर होता है बेटा सरकार के ऊपर। आप ऐसे समझ लीजिए, इस देश में जो पार्टी इन पावर है, रूलिंग पार्टी है, उसमें कितने दिनों से प्रेसिडेंट की बात चल रही है, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, अभी तक नाम नहीं आया है सामने कि प्रेसिडेंट आखिर बनेगा कौन। क्या होता है? मार्केट पर नजर रखी जा रही होती है, मार्केट जिस समय अभी बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाएगा ना, वैसे ही प्रेसिडेंट बता दिया जाएगा। हर एक चीज का, हर एक चीज का, मैं आपको बताऊं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब थे, ग्रीस में संकट आया था, यूनान में, है ना, ग्रीस में उनकी इकोनॉमी डूब रही थी बुरी तरीके से, और यहाँ पर ये बातें चलने लगी कि इस पे इंडिया पे भी असर पड़ेगा,
और मार्केट धीरे धीरे करके डूबने लगा। वो उसका जो पारा था वो नीचे जा रहा था, दिख रहा था कि ये लॉस करेगा अभी आगे चल के। तुरंत फाइनेंस सेक्रेटरी शक्तिकांता दास उस समय में थे, जो बाद में गवर्नर हुए आरबीआई के, शक्तिकांता दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ग्रीस के संकट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भारत का बाजार सारे शॉक्स को झेलने में सक्षम है, हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। बाजार गिरना बंद हो गया। बाजार गिरना इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। वो शक्तिकांता दास नहीं बोल रहे थे, वो भारत सरकार का वित्त सचिव बोल रहा था। बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी बात है। और वही स्टॉक मार्केट को हम बेसिकली कैपिटल मार्केट, उसका जो एक साल से ज्यादा का जो सेगमेंट है उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। देखिए। सर इसमें एक और चीज पूछनी थी सर। जी बताइए भैया। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि सर कि बैंक कैन बी कॉल्ड एज अ एनबीएफसी, पर एनबीएफसी को हम बैंक नहीं कह सकते। हाँ ये तो होता ही है, ये तो है ही। ये सर ने लिखवाई भी होगी ये लाइन मेरे ख्याल में। हाँ, ये तो हर हर बैंक जो है वो एनबीएफसी है, पर हर एनबीएफसी बैंक नहीं है। ये तो बेसिक सी बात है। देखिए, कैपिटल मार्केट हैज a pivotal role in the capital formation. कैपिटल मार्केट हैज अ पाइवटल रोल। पाइवटल माने केंद्रीय भूमिका होती है। पाइवट, PIVOT, पाइवटल रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन, फुल स्टॉप। इट फैसिलिटेट्स द इट फैसिलिटेट्स द vibrant economic growth. It facilitates the vibrant economic growth. Full stop. Here, its importance can be summarized as follows. Its importance can be summarized as follows. फर्स्ट पॉइंट देखिए, रफ कॉपी है ना सबके पास घर पर? है, घर पर लिख लिख के रखना है इसको। क्या इंपॉर्टेंस है? अपने आप से सवाल पूछा करो आंख बंद करके, और उसका जवाब दिया करो। और उसका जितना जवाब अभी आंशिक जवाब दे पा रहे हैं तो उसको जितने पॉइंट हम लिख पाए हैं उसको जल्दी से, कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लो। हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हमारी आंखों से, क्योंकि हमारी आंखें इस पूरी समग्र सृष्टि को देख रही हैं और उसको दिमाग तक पहुंचा रही हैं, और फिर उसको प्रोसेस हो रहा है वो, और फिर वो हमें बता रहा है, देखो देखो तुम ये देख रहे हो। और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग मुझको प्रोसेस करके तुरंत बता रहा है मैं टैब की ओर देख रहा हूँ। अभी मुझे आपकी ओर देखना है, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, सारे झंझट ही खत्म, मेरी एनर्जी बचेगी। इस एनर्जी को बचा करके रिवीजन पर लगा दो, फिर देखो मजा, फिर देखो आनंद क्या आता है। ये वाली बात है। वाइब्रेंट माने बहुत तेजी से बढ़ने वाला। ठीक है, लिखिए। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उसको सेकंड पॉइंट लिखिए, रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट लिखिए, रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट where buyers and sellers can where buyers and sellers can easily purchase and sell their securities, easily purchase and sell their securities। दोस्तों,
देखिए कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल मार्केट्स आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, capital markets also provide technical assistance by offering by offering technical assistance by offering feasibility reports by offering feasibility reports and identifying the growth potential and identifying the growth potential. दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, कैपिटल मार्केट guides the performance and capital market guides the performance and financial position of corporates, financial position of corporates, thereby promoting their efficiency, thereby promoting their efficiency, thereby promoting their efficiency. Full stop. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस in the capital market provide variety of services, provide a variety of services. Financial institutions in capital market provide a variety of services such as grant of long term and medium term loans, such as grant of long term and medium term loans, long term and medium term loans, comma, provision of underwriting of shares, provision of underwriting of shares, comma, assistance in promotion of companies, assistance in promotion of companies, etc. हाँ, प्रमोटर होता है ना, जो जो आईपीओ लेकर के आया उसे प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज by the virtue of long term funds, promotion of backward areas by the virtue of long term funds. यही तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ। मैं उस टाइम में स्कूल तो पार कर गया था, हाँ, मगर कॉलेज में था, तो वहाँ आंदोलन होता था, मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी। अरे भैया किसने खरीदी, हमको भी बताओ। तो बेची नहीं थी, बेचने का मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन कर देना, प्राइवेट कर दी। असल में नियम ये निकला कि कॉर्पोरेटाइजेशन माने कॉर्पोरेट फर्म की तरह से चलेगी। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता था पहले, जिसकी देश भर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, उन्होंने उसको तोड़ करके डिफेंस पीएसयूज में बदल दिया। 8 डीपीएसयूज बनाई गई, जिसमें कि एक कंपनी बनाई गई, एक डिफेंस पीएसयू बनाई गई जिसका नाम है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, ये 3 फैक्ट्रियां दे दी गई। अब वो एक कंपनी बन गई, उसका एक बोर्ड होगा, कंपनी के जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, तो एक कॉरपोरेट एंटिटी की तरीके से चलेगी। उसका निगमीकरण किया गया है, निजीकरण नहीं किया गया है। मगर समझाए कौन, और वो समझे क्यों? क्योंकि अगर वो समझ लेंगे तो शांत हो जाएंगे, फिर आंदोलन कैसे करेंगे। ये है, ये होता था। हम लोग जब छोटे थे ना, स्कूल जाते थे, तो कितनी बार ये हो रहा है कि फैक्ट्री में आंदोलन हो रहा है,
अरे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल बंद करो। अरे भैया क्या मतलब है, स्कूल से क्या लेना देना है आपका? अरे रास्ता रोक रहे हैं। मैं कहता था अजीब है, सवेरे से आ जाते हैं रास्ता रोकने के लिए। ऐसा क्या करते हैं भाई, सवेरे से उठ जाते हैं रास्ता रोकने के लिए। हम लोग तो खैर बच के, हमें भी खूब रास्ते मालूम थे, हम इधर उधर से पहुंच जाते थे। लालच था ना, 100% अटेंडेंस पे थोड़ा सम्मान हो जाता था। एक किताब मिल जाती थी पढ़ने को मुफ्त में, खरीदनी नहीं पड़ेगी, यही सब होता था। इसके लिए जाते थे। अब घर पे भी आके क्या ही करेंगे, स्कूल ही चले जाओ। अब आधे क्या 3/4 रास्ते तक तो आ ही गए, 1/4 बचा हुआ, तब वो कह रहे हैं घर जाओ। ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग कच्चे में उतर जाते थे और फिर वापस पक्के में आ जाते थे। ऐसा था। मजे से स्कूल पढ़ते थे, कभी नहीं। अभी मैं देखता रहता था, और आज भी स्थिति वही है। आज भी वही स्थिति है। क्या है ना, अगर हमारी जिससे रोजी रोटी चल रही है, हम उसे ही बंद कराने पे बार 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 बार, फिर बंद कर दो, फिर बंद कर दो। अब आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन और टीचरों के साथ मिल करके इन्हें इन्हें कोचिंग बंद करो, आज पढ़ाई नहीं होगी, तो मेरा खुद का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अपन ही हो जाएगा सारा काम। कैसे होगा, ये चीज़ है। देखिए, ये देश में यूनियनबाजी बहुत खतरनाक हो गई है अपने देश में। बहुत ही मतलब, ये टॉप लेवल से भी कहा जा चुका है, प्रधानमंत्री लेवल से भी कह चुके हैं, जबकि वो लोग खुद यूनियनबाजी कर करके वहां तक पहुंचे हैं। मगर खुद पीएम ने भी जाना है कि यूनियनबाजी बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कभी देखना, फौज में नहीं होती है एसोसिएशन और यूनियन वगैरह कुछ भी, बाहर कर देंगे। 1 मिनट लगेगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। इतना बस बात करके देख लो, यूनियन बना दिया क्या फौज के अंदर, ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, पता चल जाएगा। शाम तक आप, आपका बस्ता पैक बाहर। एक ने केवल, उसने ये कह दिया था, अभी की बात है पिछले महीने की, तो अपना कुछ धर्म का हवाला कि मेरा ये धर्म है, तो उसका ये, अब मैं पूजा में पार्टिसिपेट, कोर्ट मार्शल हो गया। और हाई कोर्ट ने कहा बहुत जरूरी है ये। हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा फौज में हम ऐसी बातों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, कल को तुम्हारे जैसे और जाने कितने खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो लोग कमांड कर रहे थे वो कुछ सिख थे, सरदार थे, वो कह देते कि ये तो हमारा जो अकाल तख्त है ना। ऐसा फिर नहीं हो सकता है ना। वो अभी नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल मार्केट मेक्स मेक्स इट पॉसिबल, द कैपिटल मार्केट मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट फॉरेन कैपिटल। द कैपिटल मार्केट मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट फॉरेन कैपिटल। विदेश से पैसा लाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। और ये चीज इसलिए भी सही है कि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस डोमेस्टिक पैसा उठा लेंगे सारा, और सरकार, तो क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। क्राउडिंग आउट मतलब, फिर छोटे, जो जिन लोगों को लोन चाहिए ना, घर बनाने के लिए चाहिए, एजुकेशन, उनके लिए पैसे ही नहीं बचेगा देश में। इतना बड़ा लोन लेते हैं ये लोग, मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, उनको जो पैसा चाहिए उसके सामने तो बैंक की सारी, मतलब सारा लिक्विडिटी सक कर लेते हैं। फिर जो रिटेल लेवल पर जिसको चाहिए, वो कुछ बचेगा ही नहीं। अब वो विदेश कहाँ जाएगा पैसा मांगने के लिए। आप तो क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, आपके लिए आसान है विदेश से पैसा लेकर के आना। इसलिए इन लोगों के लिए नियम है कि ये बड़े लोन सब बाहर से आएंगे, और ये लोग, इनको मिल भी जाता है। देखिए, द कैपिटल मार्केट मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट फॉरेन कैपिटल, फुल स्टॉप। इंडियन फर्म्स आर इंडियन फर्म्स आर able to generate foreign capital through bonds and securities, are able to generate foreign capital through bonds and securities. 9, 10, 10th point लगिए। with the help of secondary market with the help of secondary market, investors can sell off their holdings
investors can sell off their holdings and convert them into liquid cash. ये आपके डीमैट खाते में आ जाएगा पैसा, and convert them into liquid cash. देखिए, commercial banks also allow investors to withdraw their deposits. Commercial banks also allow investors to withdraw their deposits as and when they need funds. As and when they need funds. इसमें लास्ट पॉइंट लिखिए, commercial and financial institutions provide timely financial assistance to viable sick units to overcome their industrial sickness. Viable sick units to overcome their industrial sickness. साथियों, एक पेज पर आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा एक शब्द चलता है मार्केट कैप, इसका क्या मतलब होता है? सर जितना वो कंपनी का पूरा मतलब इंडस्ट्री साइज है उसे मार्केट कैप कहते हैं। कंपनी ने अपनी टोटल जो उसकी जो वर्थ है उसका कितना हिस्सा शेयर में दे रखा है, शेयर होल्डर्स के पास है मार्केट में। ठीक है, यहां से दो बातें निकल करके आती हैं कि पहली बात है कि कंपनी अपना शेयर निकालती है, उसको वो देती है कहां पर? प्राइमरी मार्केट में। ये सब चीजें हमें डिटेल में करनी है प्राइमरी मार्केट में। मगर अच्छा, इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे किसी का आईपीओ आया और आपने वो आईपीओ खरीद लिया, हालांकि बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत कम होते हैं, ठीक है, किसी को मिल गया, अब वो उसको होल्ड नहीं करना चाह रहा है, वो उसे बेचना चाह रहा है। अब जहां वो बिकेगा उसको सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में आपके इस आईपीओ की आगे जितनी भी जो भी ट्रेडिंग होती रहेगी वो होती रहेगी। ये चीज है, ठीक है। हमें एक फ्लो चार्ट बना लेना है कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल मार्केट के नीचे लिखिए कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसके तीन हिस्से होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहले तो सबसे सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। डेवलपमेंट, अभी आ रही है आपका आवाज? यस सर। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और थर्ड होता है हमारा फ्लो चार्ट में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो आपने सिक्योरिटी मार्केट लिखा है, इसमें दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी।
GSEC और INDSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। और इसमें आता है न्यू इशू मार्केट। इन दोनों का ही सेगमेंट बनता है, न्यू इशू एंड ओल्ड इशू, न्यू इशू एंड ओल्ड इशू। न्यू इशू एंड ओल्ड इशू बन गया, पूरा बन गया। कहाँ तक लिख लिया है? GSEC और INDSEC लिख लिया है। हाँ, तो अब इसके नीचे जो है, इसके नीचे दो तरीके के मार्केट है, न्यू इशू एंड ओल्ड इशू। उसको देख लो, उसको दिखा दो यार। बन गया? भूलोगे तो नहीं? ये दो चार कांवड़िए आए थे हरिद्वार में, उन्होंने दुकान में खूब तोड़ फोड़ की। फिर पुलिस ने उनको बताया ना कांवड़ यात्रा कैसे होती है, बढ़िया तरीके से। मैं तो आजकल इंस्टाग्राम पे देखते ही केवल उत्तराखंड पुलिस का चैनल हूँ, पूरा ऊर्जा से भर जाता हूँ। उत्तराखंड पुलिस जिस तरीके से यात्रा संपन्न करवा रही है, पहले चार धाम फोकस था, अभी हरिद्वार की है। हाँ, होनी भी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे तो सब प्रेम भाव से रह रहे हैं। ये है ना बेटा, क्या हो गया, कांवड़ यात्रा को बना दिया वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन। पावर लिफ्टर ऐसे मटके भर भर के जा रहे हैं। तुम श्रद्धा भावना से जाओगे तो बेटा एक बूंद सही हो जाएगा। एक एक स्वामी जी थे, वो ये सोच के चले कि मैं गौमुख से गंगा जल भरूंगा, रामेश्वरम जाऊंगा और ये अर्पित करूंगा। सोचिए, नॉर्थ टू साउथ पूरा देश एक तरीके से पैदल चलूंगा। और चलने लगे, आधे रास्ते भी पहुंचे होंगे। आज का मध्य प्रदेश समझ लो। बहुत गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी। रास्ते में एक गधा प्यास से व्याकुल हो रहा था, बिल्कुल मरने को था। उसके मालिक ने उस पर खूब सामान लादा होगा, थक गया होगा वो बेचारा गधा, मरने को ही था। अगर उसको पानी ना दिया जाए तो। अब स्वामी जी पे तो और कोई पानी नहीं था, केवल जल था, गंगा जल। अब क्या करें साहब? और ये तो मैं तो रामेश्वरम की सोच के निकला हूं। सोचा रहने देते हैं, छोड़ो, अब ये तो गधे का समय आ ही गया है, अभी तो मर ही जाएगा। और मेरे पास जल भी इतना नहीं है कोई बहुत ज्यादा। चलो आगे चलते हैं। बढ़ने लगे, पर फिर पलट के देखा, वो गधे उनसे रहा नहीं गया। भाई स्वामी है ना, संत का हृदय है, क्या करें। उन्होंने अपने वो उसका ढक्कन खोला पात्र का, और सारा गंगा जल वो गधे को पिला दिया। गधा जो है ठीक हो गया। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा कि तुम जो यात्रा पे निकले थे, वो तुम्हारी यात्रा सफल है। मैंने इसको यहीं पूर्ण मान लिया है। और ये मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, सबसे बड़ी परीक्षा ये थी। और अभी यदि तुम इस गधे को छोड़ करके आगे बढ़ जाते तो रामेश्वरम जाना भी विफल था। कहीं भी चले जाते, जरूरतमंद की मदद नहीं करी, दुकान से सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, गरीब निर्धन की दुकान पे खाना खा लिया, चंपत हो गए, पैसा ही नहीं दिया। और क्या कर रहे हैं? हम यात्रा कर रहे हैं साहब। ऐसी यात्रा आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। ठीक है, ये सोचना चाहिए। बस एक लास्ट आपको ये थोड़ा एक बना लीजिए, और फिर अपने घर जाओ। दूसरा इशू, शेयर इक्विटी। ये नया फ्लो चार्ट है, दूसरा है फ्लो चार्ट, उसी में मत जोड़ देना। इशू शेयर, हाँ वो इतना ही है। इशू शेयर में लिखेंगे पब्लिक इशू एंड अदर इशू। पब्लिक इशू, दूसरा अदर इशू। पब्लिक इशू में आईपीओ, एफपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट। अदर इशू में लिखेंगे राइट इशू, बोनस इशू एंड स्वेट इक्विटी इशू। स्वेट इक्विटी इशू, ठीक है। स्वेट इक्विटी इशू यहां तक का हो गया, बना लिया सभी ने। ऑल राइट, तो हम इसको यहां पर रोकते हैं।